क्या हिंदी के रचनाकारों में अपनी जातिगत और धार्मिक पहचान को प्रचारित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है? क्या ऐसा वे राजनीतिक सामाजिक दबाव के कारण कर रहे हैं या फिर अपनी जातीय श्रेष्ठता को साबित करने की कोशिश है? हाल में जब वरिष्ठ कवि पंकज चतुर्वेदी ने माथे पर चंदन लगाई अपनी तस्वीर फेसबुक पर साझा की तो इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। लेकिन पंकज चतुर्वेदी अकेले लेखक कवि नहीं हैं जिन्होंने ऐसा किया है, बल्कि कई और लोग भी ऐसा करते दिख रहे हैं। सवाल उठता है कि ऐसा वे क्यों कर रहे हैं। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार प्रियदर्शन एवं दलित लेखिका एवं कार्यकर्ता अनीता भारती। ताना बाना में आप दोनों का स्वागत है। प्रियदर्शन जी, पंकज चतुर्वेदी जी ने माथे पर चंदन लगाया, उसकी तस्वीर फेसबुक पर साझा की और उसके बाद एक बवाल खड़ा हो गया। तीखी टिप्पणियां हो रही हैं, कई बार भाषा गाली गलौज तक भी चली जा रही है। आखिरकार इतना बावेला क्यों मचाया जा रहा है? अगर एक व्यक्ति ने माथे पर चंदन लगा ही लिया और उसको प्रदर्शित ही कर दिया तो? देखिए मुकेश जी, सच ये है कि जब पंकज चतुर्वेदी की वो तस्वीर मैंने देखी थी तो मैं हैरान थोड़ा हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी मुझे बाद में तो उन पे हो रही छींटाकशी, उन पे हो रहे हमलों को लेकर हुई। क्योंकि इसमें संदेह नहीं कि पंकज चतुर्वेदी हमारे समय के प्रगतिशील लेखकों में शुमार किए जाते हैं और उसकी वजह उनका लेखन ही है। उनकी कविताएं, उनका लेखन, सब कुछ जो है वो प्रगतिशील मूल्यों के लिए है, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए है। उसमें बराबरी और संवेदना की पर्याप्त जगह है। लेकिन ये सवाल पूछने की फिर भी इच्छा होती है कि जब एक कवि जो बरसों से लिख रहा है, एक आलोचक जो बरसों से लिख रहा है, जो बहुत छोटी छोटी बातों पे संवेदनशील हो उठता है, क्या किसी खास मौके पे उसको इस तरह लापरवाह होने की छूट है? क्योंकि इसमें शक नहीं कि कोई चंदन लगाए, कोई टीका लगाए, ये उसका निजी अधिकार है। लेकिन हमारे समय में बहुत सारे प्रतीक बहुत खतरनाक ढंग से सांप्रदायिक प्रतीकों में बदल गए हैं। आप उन प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए कई बार ये संकट हमारे सामने आता है। हम एक समाज में रहते हैं, हमारे घर परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो आपके विचार के खिलाफ होते हैं, आपकी मान्यताओं के विरुद्ध आपसे कोई ऐसा आचरण कर लेते हैं कि आप उनको मना नहीं कर पाते हैं। उनका मन रखने के लिए आप टीका लगवा सकते हैं, लेकिन फिर उस चेहरे को आप मौज लेने के लिए फेसबुक पे डाल देते हैं तो फिर वो खतरा शुरू हो जाता है जो दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे पंकज चतुर्वेदी पे जो हमले हो रहे हैं बहुत अतिरेकी किस्म के हमले हैं। लेकिन एक सवाल पैदा जरूर होता है कि क्या हम तमाम लोग, खासतौर पे जो अगड़ी जमातों से आते हैं, क्या उनके भीतर कोई छुपा हुआ कीड़ा होता है, कोई छुपी हुई संस्कारशीलता होती है जो अचानक कभी अनायास कभी बाहर आ जाती है? या क्या उनके दर्द उतने तीखे नहीं होते? क्योंकि हम लोग विचार के स्तर पे जो भी हों, हमारे अनुभव संसार में शायद वो अकेलापन, वो अलगाव शामिल नहीं जो किसी अल्पसंख्यक के भीतर इन दिनों पैदा हुआ है। वो असुरक्षा शामिल नहीं है जो इन दिनों मुसलमानों के भीतर पैदा हुई है। खुद पंकज जी ने एक कविता लिखी थी उसके कुछ पहले ही कि कैसे त्रिशूल और टीके और ये सारी चीजें आजकल डरावनी लगने लगी हैं। जब वो डरावनी चीजें उनकी कविता में है तो उनके जीवन में अचानक ऐसा एक दिन क्या हुआ, वो लापरवाही न होती तो बेहतर होता। लेकिन इस लापरवाही ने हम सबको, मतलब मैं इसको पंकज के व्यक्तिगत आचरण लेकिन की तरह। हाँ, प्रियदर्शन जी, उन्होंने इसे लापरवाही नहीं माना है। उन्होंने हाँ, बात की अपनी फेसबुक पोस्ट में, कहीं इसको गलती के रूप में स्वीकार नहीं किया है, उसे डिफेंड किया है। तो इसका मतलब है कि वो इसमें कुछ गलत नहीं देखते हैं। हाँ, क्योंकि कई बार आप पोजीशन लेने लगते हैं और मुझे लगता है कि अगर वो इसको डिफेंड कर रहे हैं तो शायद एक गलत पोजीशन ले रहे हैं।
और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि ये पंकज का व्यक्तिगत मामला भर नहीं है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग दोनों तरफ से उन पोस्ट पे टिप्पणी कर रहे थे। कुछ लोग आनंद लेने के लिए थे, वो इस बात को महसूस नहीं कर रहे थे कि किसी के लिए संवेदनशील मुद्दा भी हो सकता है। खुद पंकज चतुर्वेदी शायद एक आहत किस्म की आत्मा जो होती है, तो वो अपने तर्क अपने कृत्य के लिए गढ़ने लगती है। तो शायद वो तर्क गढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। इसके बावजूद मैं अभी तक उनको जैसे फांसीवादी कहा जा रहा है, जैसे ब्राह्मणवादी कहा जा रहा है, जैसे उनको सांप्रदायिकता समर्थक कहा जा रहा है, मैं ये सब मानने को तैयार नहीं हूं। वैचारिक कट्टरता और वैचारिक ढुलमुलपन, ये दोनों खतरनाक चीजें हैं। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक उदारता, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक वैचारिकता का रास्ता कैसे बनेगा, इस प्रसंग में एक चुनौती हमारे सामने ये है। जी। तो अनीता जी, ये क्या विचार और व्यवहार के बीच के का द्वंद्व है, या उसके बीच में जो अंतराल है, दूरी है, वो इससे परिलक्षित होती है? या आपको लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से राजनीति और समाज बदले हैं, उसके मद्देनजर बहुत सारे लेखकों को भी इस तरह के गतिविधियों में शामिल होने में दिक्कत नहीं आ रही, बल्कि वो पंकज चतुर्वेदी अकेले नहीं है, ऐसे कई और प्रसंग इस बीच में हो चुके हैं। इन सब को अगर जोड़ के देखें तो आप किस निष्कर्ष पर पहुंचती? मैं अभी प्रियदर्शन जी की बात सुन रही थी, और देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं अपशब्द और गाली और इन सब के बहुत खिलाफ हूँ। और इस तरह की भाषा वही इस्तेमाल करते हैं जिसके पास अपनी भाषा नहीं होती या तर्क शक्ति नहीं होती। किसी भी बात का विरोध एक तर्क शक्ति से करना चाहिए, और गाली गलौज ये कोई भाषा नहीं होती। दूसरी बात ये कि देखिए, चूँकि मैं दलित साहित्य से जुड़ी हूँ, और दलित साहित्य ने बार-बार ये प्रश्न उठाया, दलित साहित्यकारों ने, कि जो प्रगतिशील राइटर्स हैं, जो सो कॉल्ड जो अपने आप को वामपंथी कहते हैं, दरअसल वो वामपंथी विचारधारा को दिखते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। वो अंदर से जो है वो जो जिस जाति के होते हैं उसी जाति का पालन करते हैं, उसी जाति के संस्कारों का, रीति रिवाजों का, और समय समय पे ये दिखता भी रहा है। तो पंकज चतुर्वेदी ने जो किया वो सही है कि जैसे जो प्रियदर्शन जी कह रहे हैं, अंतर मन में जब बैठा, उनका जो बचपन से जो संस्कार, जो जाति जो दी जाती है, वही उनके बात है। और इस समय इस तरह का प्रदर्शन, खास करके जब देश में एक तरह का माहौल बन रहा है, नफरत का माहौल बन रहा है, उस समय हम ये टीका लगा के ये दिखाएं कि हम जो है हिंदू हैं, ब्राह्मण, और मैं उसकी बात नहीं कर रही कि हिंदू हैं, जिस तरीके से हम टोपी को गलत मानते हैं या किसी भी तरह के एक कलर कोड को गलत मानते हैं, उसी तरीके से इसको मैं गलत मानती हूँ। और दुख तब होता है जब प्रगतिशील लोग इसका जो अपने व्यवहार में विरोध करना चाहते हैं लेकिन व्यवहार में दिखा भी देते हैं, अपनी राइटिंग में विरोध करते हैं, और लेकिन वो राइटिंग में भी अनचाहे आ जाता है। तो पंकज चतुर्वेदी जी का तो ये बड़ा दुखद पहलू ये रहा कि वो इसको जस्टिफाई कर रहे थे, बजाय ये कि वो ये कहने के कि ये इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। एक पूरे, देखिए, एक राइटर को पूरे जमात देखता है, पूरा यूथ देखता है, सब देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको वो अपना जो पाठक जो है उनको उनको चाहता है वो कि भाई वो क्या लिख पढ़ रहे हैं, और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। तो इस तरह की बातें हैं, तो ये जो है ना, चाहे वो जाति की बातें हो, अभी आप पंकज चतुर्वेदी की बात करें, हमारे एक बहुत ही प्रगतिशील साहित्यकार और उनकी पत्नी जो कि एक ब्लॉग भी चलाते हैं, उन्होंने एक थाली वो तिलक में एक दहेज की थाली को लेकर के जिसमें 500 की गड्डी रखी हुई थी। अब वो कहते हैं ये तो एक सहज सी बात है, सहज बात नहीं है ये सहज बात नहीं है। टीका लगाना, दहेज की चीज़ों को प्रदर्शन करना, कास्ट के नाम पे प्राइड लेना, है ना, अपना सरनेम को उछाल करके कभी भी बता देना कि मैं ये हूँ, तो वो ये सारी चीज़ें ये होती है कि हमारे संस्कार में जो जातिवाद बैठा हुआ है, जो पेट्रियार्की बैठी हुई है, वो बार बार आती है। और जब दुख इसी बात का होता है, बवेला इसी बात पे है। कोई साधारण व्यक्ति करता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। एक स्थापित कवि, स्थापित साहित्यकार, जिसको जी। कि
सब जानते हैं, वो ऐसा करे तो दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, गुस्सा भी आता है और हमें लगता है कि जो काम कर रहे हैं वो शायद जो है ना मतलब वो सब दिखावा है। जी, क्या आपको अनीता जी ये लगता है कि जो राजनीतिक परिवर्तन हम देख रहे हैं, उनमें कई जातियों के रचनाकारों को ये सुविधाजनक लगता है कि अब वो अपनी जाति बताएँ, उससे उन्हें सुरक्षा चक्र भी मिलता है, उससे उन्हें कहना चाहिए कि चूँकि उन जाति सत्तारूढ़ हो गई हैं या सत्ता पर उनका वर्चस्व स्थापित हो गया है, तो उससे जुड़ने में खुशी महसूस करते हैं। बिल्कुल, देखिए जाति का तो ऐसा है कि सब अपनी जातियाँ ढूँढते हैं, कहीं नौकरी पे जाएँ, कहीं संपादक के यहाँ जाएँ, सब लोग जातियाँ ढूँढते हैं क्योंकि वो एक दरअसल क्या है कि जाति एक बहुत सुविधाजनक खोल है उनके लिए जो जिनको ये जन्मजात एक श्रेष्ठता मिली हुई है। उनके लिए तो एक बहुत ही प्रिविलेज है ये और उस प्रिविलेज को वो जब ऐसा नहीं है कि अभी फ़ायदा उठा रहे हैं वो, शुरू से ही उसका वो उपयोग कर रहे हैं, उन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो। और अब जो है ना जब सामने दिखने लगता है क्योंकि सोशल मीडिया इतना जो है वो सोशल मीडिया जो है कोई भी बात को एकदम से सामने रख देता है, आँख खोल के बता देता है कि देखो क्या है। तो ये तो बहुत समय से हो रहा है जब जो हमारे जो नामवर सिंह जब कहते हैं कि ये जो आरक्षण है ये सब हमारे राजपूत बच्चों की हक खा जाएगा या इस तरह की तो पहले से होता रहा है और अपनी जाति में प्रगतिशील भी बने रहते हैं, जातिवादी भी बने रहते हैं, ब्राह्मणवाद के मैनेजर पांडे तो यज्ञ करते हुए दिखते हैं फोटोज में। तो सब लोग अपने प्रिविलेज तो लेते ही हैं, अपने रिचुअल भी मानते हैं, रीति रिवाज। लेकिन हम मंच पे वो ये जरूर कहते हैं कि हम जो है जातिवादी नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी कह देते हैं मैंने इतने दलित बच्चों को बढ़ाया, इतनी महिलाओं को बढ़ाया। वो साथ साथ अपना अ, अ, मतलब ये कहना ही अपने आप में कि मैंने इतने दलित बच्चों को बढ़ाया, गाना एक तरह से बताता है कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ और मैं देखो उनके लिए भी काम कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। क्या तो प्रियदर्शन जी ये प्रगतिशीलता का छद्म बहुत सारे लोग इसलिए ओढ़ते हैं कि एक खास समय में इसका एक अलग बाजार था, इसकी मांग थी, इसकी प्रतिष्ठा थी और उस समय उसका उपयोग उनको बेहतर लगा। आज दूसरी परिस्थितियां बन गई हैं, दूसरा बाजार खुल गया है जो ज्यादा चमकीला दिखता है, उस तरफ आकर्षण बढ़ गया है। क्या ये फिसलन है प्रगतिशीलों की? फिसलन से ज्यादा, क्योंकि अभी भी प्रगतिशीलता साहित्य के लिए एक आकर्षक पैकेज बनी हुई है, यानी प्रगतिशील होना आज भी बड़ा अच्छा माना जाता है। लेकिन मैं अतीत में भी देखता हूं कि जाति को लेकर एक दंभ हिंदी लेखकों में और हिंदी समाज में हमेशा रहा। ये पहली बार है कि पिछले 20-30 वर्षों में उसको चुनौती दी गई है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो निराला के बारे में पढ़ते थे कि गरीब ब्राह्मणी के बेटे थे, तो जाति जरूर होती थी। जयशंकर प्रसाद वैश्य के बेटे थे, प्रेमचंद कायस्थ थे, और ये सिर्फ उनके बारे में जो किताबें लिखी जाती थी उनमें नहीं होता था, ये वो खुद लिखा करते थे। दिनकर भूमिहार थे। ये सारा सिलसिला आपको पहले से चला आ रहा है और जब आप इस पे उंगली उठाएं तो आपको अचानक घेर लिया जाता है कि अरे आप प्रेमचंद के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, आप निराला के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। विष्णु खरे ने निराला की कविता जो परशुराम के प्रति, तुलसीदास जो कविता है उनकी, उसके बारे में कहे कि उसमें कम्युनल अंडरटोन्स हैं, सांप्रदायिकता की लकीरें हैं, और ये लकीरें जातिवाद की लकीरें आपको कई जगह मिलेंगी। तो ये सिलसिला पहले से चला आ रहा था, आज उसको चुनौती दी जा रही है। आज का संकट ये है कि आप अपनी जाति भी कैसे बचाएं और प्रगतिशील भी कैसे बने रहें। मैं इसको फिर पंकज सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे मित्र हैं, इसलिए भी कि एक संवेदनशील और दुविधाग्रस्त व्यक्ति के रूप में मैं उनसे कई बार संवादरत रहा हूं। तो मैं मानता हूं कि इस पूरे प्रसंग में ये निजी दुविधा का मामला नहीं है, निजी संकट का मामला नहीं है। ये हमारे भीतर के बहुत सारे लोगों का संकट है कि वो अपने आचार और अपने विचार में वो तालमेल कैसे लाएं, उस बदलाव को जो बरसों से बद्धमूल है उनके भीतर, जो साहित्य के संस्कार तय करता रहा है, उसको वो कैसे तोड़े। अनीता जी जिन प्रसंगों की ओर इशारा कर रही वो अपने आप में बड़े प्रसंग है, गंभीर प्रसंग है, और उसके लिए कोई खेद प्रकट करने को तैयार नहीं है। और बचाव का यही कि घर परिवार में ये होता है तो आप अपना कर लीजिए, आप उसको पब्लिकली लाएंगे तो उस पर पब्लिक डिबेट होगी। तो ये संकट है हमारे समय का कि एक तरफ प्रगतिशील
सत्ता एक मूल्य है, आप उसके साथ चिपके रहना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जाने अनजाने आपके जातिगत पूर्वाग्रह, आपके धर्म से जुड़े पूर्वाग्रह, आपके रीति रिवाज जो मूलतः धार्मिक हैं, जो मूलतः विषमता पे आधारित हैं, वो आपके व्यवहार में दिखाई पड़ते हैं। इससे आपके साहित्य के संदिग्ध होने का, आपकी विचार प्रक्रिया के संदिग्ध होने का जो एक आरोप है, वो पुष्ट होता है, ये मुझे लगता है। जी, तो अनीता जी, क्या आपको लगता है कि पंकज चतुर्वेदी को इस प्रसंग में डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए था? कम से कम अपनी तस्वीर वो हटा सकते थे फेसबुक से, और ये स्वीकार करने में कि अगर इसका संदेश गलत जा रहा है तो मैं इसे वापस लेता हूँ, ये वो कोशिश कर सकते थे। मैं जी उनकी बात बिल्कुल। नहीं कर रहा हूँ जो उन पर बिलो द बेल्ट हमले कर रहे हैं, भाषा की सीमाओं को लांघ रहे हैं, आलोचना के दायरे को तोड़ रहे हैं, और उसमें दूसरी चीजें हो सकता है कि पंकज चतुर्वेदी के साथ कई लोगों के अपने पुराने कुछ हिसाब किताब रहे हों, इस बहाने चुकता करने में लग गए हों, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर उसको हम दरकिनार करके भी हम देखें, तो जब इस तरह की अगर चूक अगर है तो मानना चाहिए, अगर चूक नहीं है तो फिर आप बोलिए कि ये मैं इनको स्वीकार करता हूं और भविष्य में भी ऐसा करता रहूंगा। ये खुलकर बोले, ये दोहरापन नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सही हूँ। होता है अक्सर, क्या होता है कि जो संस्कारों में चीज़ें बैठी होती हैं वो आ जाती हैं, और ये सबके लिए है कि जैसे अक्सर आपने देखा होगा कुछ महिलाएं भी जब प्रदर्शन करती हैं, जब गांव जाती हैं तो घूंघट काट के बैठ जाते हैं, वो कहते हैं ये हमने, लेकिन जो मन के अंदर जो छिपी हुई जो चीज़ें हैं, जो मैं वही कह रही हूँ, संस्कार जो छिपे हैं, एक स्त्री ऐसी होती है, एक जो है वो जो परिवार का व्यक्ति होता है वो जो एक स्टीरियोटाइप इमेज है ना, जो हम हमारे मन में बैठी हुई है, दरअसल हमारे मन में जो बैठी हुई है और जो मीडिया ने जो बैठा दिया है, उसके बीच का जो द्वंद है वो पंकज जी का द्वंद है कि उनको ये लगता है कि मैंने सिर्फ प्रगतिशील होकर एक चंदन लगा लिया, लेकिन इसके बहुत गहरे मायने हो जाते हैं क्योंकि वो पंकज चतुर्वेदी हैं। वो इस बात को उन्हें समझना पड़ेगा कि अनीता भारती अगर किसी चीज का विरोध करती है तो वो, अगर वो विरोध की जगह वो दिख जाए तो वो उनकी ट्रोलिंग होनी होनी है, क्योंकि हमने भी, हम देखिए हम लोग चाहे जो भी कहे, साहित्यकार हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो एक बदलाव के वो है, मतलब मैं कहूँगी बदलाव लाने वाले लोगों में शामिल होते हैं, वो प्रेरणा स्रोत होते हैं लोगों के, लोग उनकी तरफ आशा से देखते हैं, लेकिन जब उनका स्वप्न भंग होता है, जब वो देखते हैं एक व्यक्तित्व टूटता है तो दुख होता है। पंकज जी को इस बात को समझना चाहिए कि हम नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं एक साहित्यकार हूँ, मैं एक कवि हूँ, मेरी एक अलग भूमिका है। तो अगर हम अपने साहित्य में कहें कि मैं जाति नहीं मानता, मैं धर्म नहीं मानता, लेकिन दिख जाए उसका उलट, तो ये फिर लोगों को होता है। जैसे देखिए मैं एक बात बताऊंगी कि जब बहुत सारे हमारे दलित साहित्य में और दलित राजनीति में कई बार जब लोग दूसरी जगह पलटी मार गए तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनको हम एक आदर्श के रूप में देखते थे। एक जैसे मैं बीपी मौर्य जी का उदाहरण लूंगी, बीपी मौर्य जी बहुत कहते हैं कि उन पे बहुत ज़्यादा, बहुत इतने पॉपुलर व्यक्ति थे कि उनको बहुत सम्मान था, उन पे गाने बनाती थी औरतें और जहाँ जाते थे भीड़ लग जाती थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी विचारधारा से जाके उलट पार्टी ज्वाइन की तो उनको पूछने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि लोगों के सपने टूटे, लोगों की इच्छाएं टूटी, आकांक्षाएं टूटी। तो मुझे लगता है कि हम जो काम करते हैं वो हमारी एक एक चीज़ पे लोगों की निगाह होती है, और लोगों की निगाह भी ना हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारी अब से सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि हम जैसे अपने आप को दिखाते हैं, वैसे तो दिखाते हैं या हैं, वैसे हमें रहना चाहिए। तो क्या पंकज प्रियदर्शन चतुर्वेदी जी, जी को, ये एक सामाजिकता के तकाज़े को पूरे करने की भी एक दलील दी जाती है कि आप जिस समाज में रहते हैं, कई बार उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको जुड़े रहना है समाज के साथ, तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर आप उनको नहीं स्वीकार करते हैं तो वैसे भी हमारा लेखक समाज आम समाज से दूर हटता चला गया है। क्या इस दलील को इस स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है? देखिए, पिछले 7-8 वर्षों में मैंने अपने बहुत सारे संबंधियों से संवाद तोड़ लिया, क्योंकि इन वर्षों में वो इतनी सांप्रदायिक उनकी भाषा हो गई थी, इनकी जहरीली इतनी हो गई थी कि आप उससे पार नहीं पा सकते थे। लेकिन एक ऐसा
बीच का हिस्सा होता है जहां वो सिर्फ परंपरा की बात करते हैं बड़ी मायूसी से। कई बार आप उनको कई मजबूरियों में उनके साथ तालमेल बिठाना आपको पड़ता है। मेरा कहना है कि जब आप पब्लिक स्पेस में आते हैं, किसी ने पंकज चतुर्वेदी या मुझे तो कहा नहीं कि आप ये तस्वीर अपनी डालिए फेसबुक पे, आप उसको डालते हुए सावधान रहते हैं क्योंकि वो आपकी अभिव्यक्ति होती है, वो आपकी पारिवारिक अभिव्यक्ति नहीं होती है। आपको वहां सजग सावधान रहना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पंकज जी अगर इस प्रसंग में खेद जताते हुए या बताते हुए कि ठीक है मैं इस तस्वीर को वापस लेता हूँ इसे क्योंकि कुछ लोग आहत हो रहे हैं, तो शायद ज्यादा बड़ा होता। एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि उनके विरोध में, और फिर मैं सारे विरोधियों के बारे में बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों की पीड़ा बिल्कुल सच्ची है और बहुत सारे लोग बिल्कुल जेन्युइन स्तर पे विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि कट्टरता की भाषा के पीछे की अपनी चालाकियां भी होती हैं, उसके पीछे की अपनी कुत्साएं भी होती हैं, और उनके विरोधियों में मैं कई ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनके अपने आचार व्यवहार संदेह से भरे हुए हैं। तो इसलिए नहीं कि उनका विरोध हो रहा है, बल्कि इसलिए कि एक ऐसे प्रसंग में उन्होंने गलत पोजीशन ले रखी है, इसलिए हमें उनका विरोध करना चाहिए। अच्छा होता वो माफी मांग लेते, या माफी मांगना तो एक बड़ी राजनीतिक शब्दावली है, लेकिन उनको इस पे विचार करना चाहिए कि एक तस्वीर लगा के जो बहस उन्होंने पैदा की, क्या वो उनके पूरे रचनात्मक करियर के लिए एक सवाल की तरह उनके सामने खड़ी नहीं हो गई है। ये एक सवाल है, और सिर्फ उनसे नहीं, ये हम तमाम लोगों के सामने सवाल है कि जो प्रगतिशील मूल्य संहिता है वो अपने प्रतीक कैसे चुने, किन चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई करे, किन मूल्यों से अपने आप को जोड़े और अपनी सार्वजनिक उपस्थिति को किस तरह प्रस्तुत करे, इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। क्या इसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है लेखकों, कवियों, रचनाकारों के लिए कि वो सार्वजनिक रूप से जब अपने को अभिव्यक्त करें तो उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? लिखित तो नहीं, लेकिन एक हम लोग ये मानते रहे हैं, ये एक आम सहमति सी है कि हमें इस तरह के व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या उस कोड ऑफ कंडक्ट को इस तरह की गतिविधियां तोड़ती हैं? समस्या ये कि जब कोड शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अचानक उसको हम संहिताबद्ध करने लगते हैं। नैतिकता या इस तरह की सैद्धांतिकता का सवाल जो है वो बिल्कुल अपने भीतर से पैदा होता है। मैं कहाँ खड़ा हूं ये मुझे टटोलना है, मैं जिन मूल्यों की वकालत कर रहा हूं वो मेरे भीतर बद्धमूल है या नहीं ये मुझे देखना है। अगर मैं उसको देखने में विफल रहता हूं, अगर मैं अपने ही मूल्यों से च्युत होता हूं, उनके प्रति गद्दारी तो बड़ा भारी शब्द में इस्तेमाल नहीं करूंगा, उससे थोड़ा विचलित होता हूं, तो ये अपने ऊपर संदेह करने की मेरे पास पर्याप्त वजह है। और दूसरा, हिंदी समाज इन दिनों जितना सक्रिय है वो ऐसे विचलन को तो बिल्कुल आपको छोड़ेगा नहीं जो हो रहा है। पंकज जी को मतलब वो 2 मिनट में अगर उन्होंने वापस ले लिया होता तो मामला नहीं बनता। उन पे लगातार हमले हो रहे हैं और ये अंततः आने वाले दिनों में जो भी लिखेंगे इसकी छाया बनी रहेगी। वो आवाजें बनी रहती हैं, वो बातें बनी रहती हैं जो हम बरसों पहले अपने पीछे छोड़ आए होते हैं। तो ये एक बुरा प्रसंग है जिससे उनको मुक्त होना चाहिए था। नहीं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कुछ तो है, रूल्स हैं हमारे कि हम इक्वलिटी में बिलीव करेंगे, हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम झूठा नहीं लिखेंगे, हम बड़ा चढ़ा के, कुछ तो हमारे रूल्स बने हुए हैं कि हम किसी भी तरह का आडंबरों के खिलाफ रहेंगे। ये है राइटिंग में, चाहे आप कहो या ना कहो। मैं कहूँगी कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, ठीक है, वो सारी नहीं मान सकते, लेकिन कुछ तो मानेंगे कि हम इंसान इंसान में भेद नहीं करेंगे, हम जाति नहीं मानेंगे, हम धर्म को जो है वो अपने घर तक सीमित रखेंगे, जीवन में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये तो है, ये तो किसी भी विचारधारा में, अम्बेडकरवादी विचारधारा हो, स्त्रीवादी विचारधारा हो या वामपंथी विचार, सब में ये जो है कुछ तो नियम है कि हम इन चीजों का पालन करेंगे, इनका नहीं करेंगे। जी, और ये भी है कि ये ठीक है कि ये व्यक्ति के स्तर पर चीजें तय होती हैं, लेकिन जब आप एक समाज के हिस्से होते हैं तो सामाजिक मान्यताएं, धारणाएं और कसौटियां भी काम कर रही होती हैं, उनको भी आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। पंकज चतुर्वेदी एक व्यक्ति हैं, लेकिन वो उस बड़े लेखक समाज के हिस्से भी हैं जिसमें वो सक्रिय हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो लेखक समाज
आड़े वक्त में उनके साथ खड़ा हो। अगर कुछ दूसरी परिस्थिति निर्मित होती, कोई दूसरे तरह का उन पर हमला होता, तो उम्मीद ये की जाती कि सारा लेखक समाज उनके साथ खड़ा हो। तो उस लेखक समाज ने जो उनसे अपेक्षाएं पाल रखी हैं, क्या उनका निर्वाह भी उन्हें नहीं करना चाहिए? पूरी तरह से ना सही, लेकिन किसी हद तक तो। बिल्कुल निश्चित तौर पर हाँ जी मुकेश जी, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि हम जब देखते हैं कि अगर हम राइटिंग में इक्वलिटी की बात करते हैं और हमारी व्यवहार में नहीं है, तो वो साहित्य भी फिर लगता है कि इसको कोई मायने नहीं है, इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आजकल सब लोग देखते हैं, व्यवहार बहुत ज़रूरी है कि आप व्यवहार में कैसे हैं। आप अगर एक सिस्टम फॉलो करते हैं, जैसे वो हमारे कुछ शब्दावली में शब्द आए हुए जनेऊ लीला, कि अगर आपको ये पहले से ही है कि अगर आप किसी की कास्ट को ढूंढोगे या वो आपकी कास्ट को ढूंढेगा, तो वो साहित्य में नहीं चलना चाहिए, चलना ही नहीं चाहिए। अक्सर अब यही होने लगा है। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि जिस तरीके से जो तमाम तरह के जो विवाद होते हैं उन पे गंभीरता से बात होनी बंद हो गई है। चाहे वो पब्लिशर वाला मुद्दा हो, चाहे वो दहेज का मुद्दा हो, चाहे किसी की निजी जो व्यक्तिगत जो अभिव्यक्ति है। अब वो चीज़ें जो है ना, सोशल मीडिया के कारण एक गंभीर चर्चा नहीं हो पाती। और दूसरा ये है कि हम भी अपने आप को हम भी खुद भी ये हो रहे हैं कि हम असहमति के साथ हम सहयोग से या प्यार से नहीं बैठ के बात करते हैं। हमारी भी जी भाषा खराब हो रही है। ये बहुत दुख की बात है। बहुत प्रियदर्शन जी, मेरे हिंसक सवाल भाषा पर हो रही आपकी भी एक छोटी सी टिप्पणी, फिर हम कार्यक्रम खत्म करेंगे। नहीं, उसमें मुझे अचानक ख्याल आया कि पंकज जी का एक तर्क था कि क्या हम सारे प्रतीकों को हिंदूवादी ताकतों के हवाले कर देंगे। असल में एक जटिल सवाल है निसंदेह, लेकिन हमको तय करना होगा कि कौन से प्रतीक हम चुन रहे हैं, कौन से छोड़ रहे हैं। सारे के सारे प्रतीक हम अपने साथ रख नहीं सकते, और इन्हीं प्रतीकों के जरिए हम उन ताकतों की शिनाख्त करते हैं जो समाज में विश्वमन कर रही हैं। तो एक तो वाकई हमें छोड़ने होंगे। जनेऊ एक प्रतीक है तो छोड़ना होगा, त्रिपुंड चंदन का एक प्रतीक है तो छोड़ना होगा। त्रिपुंड चंदन से ठंडक पहुंचती है, बहुत अच्छी बात है, चंदन का आप दवा की तरह इस्तेमाल कर लें, उससे इतराज नहीं है। लेकिन वो एक परंपरा के हिस्से के तौर पे आपके माथे पे लेप की तरह आता है, तो कई लोगों के लिए सवाल बन जाता है। दुखद यह है कि कई लोग इसमें एक तरह की मस्ती का भाव अनुभव कर रहे हैं कि देखो हिंदी में एक नई बहस चल पड़ी, अब हिंदी वाले 4 दिन त्रिपुंड पे बहस करेंगे, फिर किसी और मसले पे आ जाएंगे। ये सोशल मीडिया का अपना स्वभाव है, लेकिन इसके बावजूद ये एक संगीन मसला है कि एक लेखक, और ये व्यवहार और आचार का फर्क नहीं है, मैं तो इसको सिर्फ व्यवहार या सिद्धांत का फर्क नहीं है, मैं तो इसके लेखन के हिस्से के रूप में देखता हूं। अगर मैंने एक तस्वीर लगाई तो अपनी अभिव्यक्ति की है। अगर मैं, पंकज जी ने त्रिपुंड लगवा लिया, उसको अपने घर पे रखे रहते कोई दिक्कत नहीं थी, या इस पे विवाद नहीं होता, उसको जो भी चाहते करते, वो एक अलग बहस है कि उनको लगवानी चाहिए थी कि नहीं। लेकिन उसका सार्वजनिकीकरण करके उसको बिल्कुल फेसबुक पे लाके, सोशल मीडिया पे लाके उन्होंने जो बहस अनायास आमंत्रित कर ली, वो अंततः इसी नतीजे पे जानी थी जहां वो पहुंचती दिख रही है। जी, तो कुल मिलाकर ये कि उन तमाम लेखक कवियों को फिर से विचार करना चाहिए, जो इस तरह की गतिविधियों में संलग्न रहे हैं या भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। कभी ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, तो उस समय उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका एक संदेश तो जाता ही है, अच्छा या बुरा, और उस संदेश के मायने होते हैं समाज के लिए जिसका आप हिस्सा हैं, और जिस तरह की राजनीति इस देश में चल रही है, उसके संदर्भ में भी उसकी महत्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।